हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लता एक बहुत बड़ी कंजूस होती है जो हर वक्त कंजूसी करती रहती है और उसकी कंजूसी के कारनामों से उसके घर वाले बहुत परेशान हो चुके थे। एक सुबह जब लता का पति हरे कृष्ण उससे कहता है, अरे लता, जरा गांव में भाभी और भैया को वीडियो कॉल तो लगाना। बहुत दिन हो गए हैं, उनसे बात ही नहीं हुई है। ओफो, आ बेना, मैं ना लगाने वाली मेरे फोन से वीडियो कॉल। मेरा इंटरनेट खत्म हो जाएगा। आज दोपहर में मुझे ऑनलाइन एपिसोड देखना है, अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है का। कल रात को मैंने दोनों के एपिसोड मिस कर दिए थे। है कितनी कंजूस हो लता तुम, सच में। एक काम कीजिए, आप भी वही नुस्खा अपनाइए जो मैंने अपनाने वाली हूँ आज। आप भी ना पड़ोस के चंगू का वाईफाई हैक कर लीजिए और उनके वाईफाई से नेट इस्तेमाल कीजिए, सिंपल। तभी वहां पर लता का बेटा, बहू, सूरज और मुस्कान आ जाते हैं। माँ जी, आप इतनी बड़ी कंजूस मक्खी चूस हो कि आप इंटरनेट तक दूसरों का इस्तेमाल करती हो और खुद बचत करती हो। ओए मुस्कान बहू, ज्यादा जबान मत चलाना वरना ये तेरी कंजूस मक्खी चूस सास तेरा खून चूस लेगी, समझी ना। खून तो चुड़ैलें चूसती है ना, लेकिन तो इसका मतलब आप भी चुड़ैल हो। मुस्कान, एनफ। और माँ, आप कब कंजूसी करना छोड़ने वाली हो? पापा ये लीजिए, मैंने ताऊ जी को वीडियो कॉल लगाया है, आप बात कर लीजिए उनसे। अरे ठीक है सूरज बेटा। लता हर रोज पड़ोस की कुंती जी के घर का अखबार चुरा कर खुद पढ़ती है और 8 बजते ही उनके दरवाजे पर वापस रख कर आती है। एक दिन कुंती लता को रंगे हाथों पकड़ लेती है और सुबह सुबह पूरे मोहल्ले के सामने तमाशा करती है। अच्छा, तो ये तेरी करामात है लता, तू ही है वो चोरनी जो सुबह सुबह हमारा अखबार चुराती है और फिर 8 बजे पढ़कर वापस रख देती है। सुन लो मोहल्ले के वासियों, अखबार चोरनी है ये। कुंती, तेरे दिमाग में भूसा भर चुका है क्या? मैंने कुछ नहीं किया है। अरे ये तेरा अखबार मेरे घर पर गलती से डालकर गया था डिलीवरी बॉय, इसीलिए मैं तुझे वापस देने आई थी। अरे चुप हो जा तू, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि तू उतनी भोली है ही नहीं। घर पर लता को बहुत डांट पड़ती है। अरे 1.5 रुपए के अखबार को तुम चुरा कर पढ़कर वापस रख देती हो। माँ, अगर ऐसा ही है तो आप खुद अखबार मंगवाया करो ना अपना। क्यों मंगवाएंगी ये? अरे इनके अंदर कंजूस चुड़ैल की आत्मा जो घुस गई है। अरे हाँ, तो इसमें गलत ही क्या है बताओ? 1.5 रुपए बचा बचा कर मैं पूरे साल में हजारों रुपए बचा लेती हूँ। क्यों अखबार पढ़ने के लिए पैसे वेस्ट करना? और तू कलमुई चुड़ैल, तू तो है ही डायन कहीं की। हाँ। फिर एक दिन जब मुस्कान सबके लिए नए अचार की बोतल लाती है, तभी लता उस बोतल को मुस्कान के हाथ से छीन लेती है। माँ जी, आपने मेरे हाथ से ये बोतल छीनी क्यों? क्योंकि घर में पहले से अचार की बोतल पड़ी हुई है। लेकिन बेटा, उसमें का अचार तो कब का खत्म हो चुका है, क्या तुम भी? कुछ खत्म वतम नहीं हुआ है सूरज के पापा, ये देखो। लता चम्मच से उस बोतल के अंदर की साइड से बचा खुचा चिपका हुआ अचार निकालने लगती है और मुस्कान, हरे कृष्ण और सूरज ये दृश्य देख अपने सर पकड़ लेते हैं। ये देखो, अब भी इस बोतल में उतना अचार है कि मैं पूरे गांव को खिला सकूं। सूरज, लगता है तुम्हारी माँ को कंजूसी की बीमारी हो चुकी है, इन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अरे बीमार तो तू हो गई है। अरे सूरज बेटा, इसे तू डॉक्टर के पास नहीं बल्कि सीधे पागल खाने छोड़ दे, क्योंकि इसकी असली और सही जगह वहीं पर है। अच्छा, आप तो खुद पागल खाने से छूटी हुई पागल औरत लगती हो और आई बड़ी मुझे पागल खाने भेजने वाली। हाँ, अरे जा जा, आई बड़ी बरगद वाली चुड़ैल है। दिन बीत जाते हैं लेकिन लता की कंजूसी कम होने का नाम ही नहीं लेती। एक दिन वो मुस्कान की नई और महंगी साड़ी का पोछा बना देती है और जब ये मुस्कान देखती है तभी वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये क्या माँ जी, आपने ये क्या कर दिया? मेरी इतनी महंगी डिजाइनर साड़ी का पोछा बना दिया। अरे सुबह ही तो सूरज ने आपको नए पोछे खरीदने के लिए पैसे दिए थे ना। अरे ओ करमजली, पैसे क्या झाड़ पर उगते हैं कि जब मन किया तोड़ लिया और खर्च कर दिए? अरे मेरा सूरज दिन रात खून पसीना एक करके मेहनत मशक्कत करता है, तब जाकर घर में पैसे आते हैं और तुझ जैसी नालायक बीवी और बहू उन पैसों को पानी की तरह बहाने के लिए तैयारी रहती है। माना कि पैसे बचाना और कंजूसी करना सही है, लेकिन हर बार नहीं। बचत और कंजूसी सिर्फ उन्हीं चीजों में करनी चाहिए जिनकी जरूरत नहीं हो। जो जरूरी हो
उसमें भी कंजूसी करेंगे तो कैसे चलेगा? मुस्कान बहू बिल्कुल सही कह रही है लता। अरे आप तो चुप ही बैठो जी, जब देखो तब इस कुलटा कुलक्षणी की वकालत करते रहते हैं। हाँ, मैं किसी की एक नहीं सुनने वाली, और मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगी। लता जिद के मारे और ज्यादा कंजूसी करने लगती है, और एक दिन जब सूरज का जन्मदिन होता है तभी घर में पार्टी रखी जाती है। तभी लता मुस्कान से कहती है, मुस्कान बहू, बाहर से खाना मत मंगवाना, आज मैं सब लोगों के लिए बढ़िया सा खाना बनाऊंगी। आज तुझे रसोई का काम से छुट्टी। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। पापा जी चलिए हम डेकोरेशन कर लेते हैं। हाँ मुस्कान बहू। इस कलमुही से मैंने अगर इतने सारे लोगों का खाना बनवाया तो ये महीने भर का आधा राशन आज ही खत्म कर देगी। इसीलिए मैंने आज मिलावट वाला सस्ता सामान लाया है, जिससे मैं कम राशन का सामान इस्तेमाल करके ढेर सारे लोगों का खाना बनाऊंगी। लता खाने के हर एक पदार्थ में मिलावट वाला फूड कलर और बाकी का सामान मिलाती है, और पार्टी में सभी वो खाना खाते हैं। और तो और वो सूरज का केक बनाते हुए उसमें भी मिलावट करती है। ये समोसे कुछ अजीब से क्यों टेस्ट कर रहे हैं? हाँ यार, ये केक भी ऐसा लग रहा है कि केक में ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट बटर इस्तेमाल किया है, और ये क्रीम भी बहुत गंदी टेस्ट कर रही है। लता को इस बात की खबर नहीं थी कि उसकी ये कंजूसी अब उसको ले डूबने वाली थी। पार्टी में सारा मिलावट वाला खाना खाकर सारे मोहल्ले के लोगों की तबीयत बुरी तरह खराब हो जाती है, और तो और हरि कृष्ण, सूरज और मुस्कान की भी तबीयत खराब हो जाती है। लता को सिर्फ गले में दर्द होता है क्योंकि उसने कम खाना खाया था। हे भगवान, मेरा मिलावट वाला खाना खाकर सबके सब गंभीर रूप से बीमार पड़ चुके हैं। अरे ये मैंने क्या कर दिया। सभी 3 से 4 दिन बाद ठीक होने पर लता के घर पर आकर उस पर पत्थर फेंकते हैं और खूब बुरा भला बोलते हैं। अरे कंजूस औरत, तेरी वजह से हमारी तबीयत की वाट लग गई। अब तू बस घर के बाहर निकल, तेरी वाट लगा देंगे हम। एक बार भी किसी की सेहत के बारे में नहीं सोचा तूने बुढ़िया। ये ले और ले। बाद में लता को इतनी चोटें आती हैं कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। तभी वो अपने कान पकड़ लेती है। मेरे कारण पूरा मोहल्ला और तुम तीनों इतने बीमार हुए, ये सब मेरी कंजूसी का बुरा नतीजा है। मुझे माफ कर दीजिए सूरज के पापा। सूरज और मुस्कान बहू, मैं बाकी मोहल्ले वालों से भी बारी बारी जाकर माफी मांगूंगी, और मैं आज शपथ लेती हूँ कि मैं फिर कभी कंजूसी नहीं करूंगी। चलो, इस हादसे से एक अच्छा काम तो हुआ। और उस दिन के बाद से लता ने हमेशा हमेशा के लिए कंजूसी करना छोड़ दिया और दिल खोलकर खर्च करने लगी और दान करने लगी, और उसके बाद सभी उससे अच्छे से भी पेश आने लगे। रूही एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है। वो एक अमीर घराने में पली बड़ी होती है, लेकिन अनाथ होती है। उसके साथ उसकी बुआ वंदना ही रहती है। रूही की शादी गौरव से होती है, लेकिन गौरव उसकी आधी जायदाद लूटकर उसे छोड़कर जाता है। गौरव, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो मुझसे कितना प्यार करते हो, तो फिर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? फोन रखो रूही, तुम बस खूबसूरत हो, और मैं क्या? हर एक इंसान किसी भी खूबसूरत चीज से जल्दी बोर हो जाता है। मैंने सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती से प्यार किया था, और अब वो प्यार खत्म हो गया है। इतना कहकर गौरव फोन कॉल कट कर देता है। गौरव, गौरव, बेटा, अपने आप को संभालो बेटा। देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने जब जब किसी से प्यार किया है तुम्हें दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिला है, लेकिन तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा रूही। रूही बहुत रोती है और वो आईने पर फूलों का गुलदस्ता फेंकती है, और आईना टूटकर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रूही बेटा, क्या फायदा ऐसी खूबसूरती का बुआ। सब लोग मेरी सूरत से प्यार करते हैं, लेकिन कोई भी मेरी सीरत से प्यार नहीं करता। क्यों बुआ, क्यों? क्यों मेरी खूबसूरती ही मेरे लिए अभिशाप है? क्यों कोई मुझसे मन से प्यार नहीं करता? क्यों सबको सिर्फ मेरा तन और मेरा धन दौलत दिखती है? बस बेटा बस। वंदना रूही को गले से लगाती है। रूही बहुत सोचती है और वो तय करती है कि अब वो कुछ ऐसा करेगी जिससे लोग उसे उसकी खूबसूरती और शान और शौकत से बढ़कर उसकी सीरत और उसके सच्चे मन से प्यार करें। अगले दिन रूही अपने बंगले से एक छोटे से मकान में रहने जाती है और अपने गोरे चेहरे पर काला रंग चढ़ा देती है। रूही बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है बुआ जी।
अब मैं देखूंगी कि कौन मेरी जिंदगी में मेरा साथ देता है और कौन मुझे छोड़कर जाता है। और तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? बुआ जी, मैं अब से एक फैक्ट्री में काम करूंगी और आम जिंदगी जीऊंगी। मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ बुआ जी, और मुझे कोई साइकेट्रिस्ट या थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है। मुझे शांति अब इसी रूप में मिलेगी। रूही अब एक फैक्ट्री में काम करने लगती है। उसके काले रंग को देखकर कोई उससे जल्दी बात नहीं करता है। लेकिन एक दिन जब वो फैक्ट्री के बाहर ब्रेक टाइम में खाना खा रही होती है, तभी वहां पर पुष्कर नामक एक आदमी आता है। अरे वाह, कचौड़ियाँ! क्या आप मुझे इन कचौड़ियों में से एक कचौड़ी दे सकती हो? क्यों नहीं, ये लीजिए ना, ये लीजिए। शुक्रिया। आपका नाम? रूही, और आपका? पुष्कर। वैसे आप बहुत अच्छी हो, किसी से बातचीत नहीं, बस अपने काम से काम रखती हो आप। आपने कोई दोस्त क्यों नहीं बनाए? मेरे काले रंग के कारण कोई मेरे पास ही नहीं आता, और आप भी आए हो तो इन कचौरियों की महक से। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। मेरी स्वर्गवासी नानी जी कहा करती थी कि इंसान की सूरत से ज्यादा उसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए, और आप वाकई में दिल की बहुत अच्छी हो, या यूं कहूं तो आप दिल की बहुत धनी हो जी। धन्यवाद पुष्कर जी। अब ऐसे ही रूही और पुष्कर दोनों रोजाना एक दूसरे से मिलने लगते हैं और एक साथ समय बिताते हैं। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का तय करते हैं, और जब वो पंडित जी से मिलते हैं तभी बच्चों, शादी का शुभ मुहूर्त तो आज ही है, और वो भी आधे घंटे के बाद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद शुभ मुहूर्त अगले 7 महीनों बाद ही है। क्या? आ, इतना लेट? रूही, मैं आपसे शादी करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। और मैं भी पुष्कर। तो फिर हम इस मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं। हाँ पुष्कर, यही सही रहेगा। पुष्कर और रूही दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और पुष्कर रूही को अपने घर ले जाता है, लेकिन घर में कोई नहीं होता। पुष्कर, आपका पूरा परिवार कहाँ है? आपने तो कहा था कि आप अपनी माँ, अपने पिता और भाई भाभी के साथ रहते हैं। फिर वो लोग कहाँ चले गए? दरअसल वो सभी दूसरे गांव गए हैं एक शादी में, कल तक आ जाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है। रूही और पुष्कर एक साथ रहते हैं, और अगले दिन जब पुष्कर की माँ शीला, पिता हसमुख, भाई तेज और भाभी मोनिका आते हैं, तभी रूही अपने चेहरे को घूंघट के पीछे छुपाए बैठी होती है। देखिए, वैसे तो आपने बहुत गलत किया देवर जी, लेकिन कोई बात नहीं। जल्दबाजी में शादी की है, लेकिन मुहूर्त के कारण ही की है, इसीलिए हम सब कुछ नहीं बोलेंगे आपको। अरे मोनिका, जा आरती की थाली तैयार कर। हसमुख जी, शगुन के तोहफे दीजिए ना, जो हमें वहां से खरीदे थे। मैं पहली बार अपनी छोटी बहू को देखने वाली हूँ। मेरी बहू की मुंह दिखाई है। शीला जब रूही के चेहरे पर चढ़ा हुआ घूंघट उठाती है, तभी उसका काला रंग देखकर हैरान रह जाती है। अरे नहीं, ये क्या? ये तो कोयले से भी ज्यादा काली है। पुष्कर बेटा, तू इस काली कलूटी को कहाँ से उठा लाया? ये सब क्या है पुष्कर बेटा? तुम्हें जरा से भी अकल है कि नहीं? तुमने एक काली लड़की से शादी कर ली। अरे, तुम में क्या कमी है जो तुमने इस बदसूरत लड़की से शादी कर ली? आय हाय हाय हाय, देवरानी साहिबा तो एकदम अरे फुसकी बॉम्ब निकली। अरे मुझे लगा मेरे टक्कर की आई होगी, लेकिन ये तो मेरा 1% भी नहीं है। हाँ, बहुत ही गंदी चॉइस है आपकी देवर जी, कुछ भी कह लो। अरे और नहीं तो क्या, मुझे तो लगा था कि होगी कोई सुंदर और अच्छे घराने की। ये तो एकदम बदसूरत और हमसे भी ज्यादा गरीब है। बस, बहुत बोल लिया आप सब। आप लोगों का कोई हक नहीं है किसी की खूबसूरती या बदसूरती पर कोई भी बुरी बात करने का। और रूही अब कोई ऐरी गैरी नहीं है, बल्कि मेरी बीवी है, मेरी धर्म पत्नी। और जहां मेरी पत्नी की इज्जत नहीं की जाएगी, वहां मैं भी नहीं रहूंगा। चलो रूही। पुष्कर अपना सारा सामान पैक करता है और वो घर छोड़कर जाने लगता है। अरे पुष्कर बेटा, रुक जा। अरे पुष्कर बेटा, पुष्कर रुक जा पुष्कर। आय हाय हाय, बड़ी ही अपशगुनी है ये कल्लो तो। अरे नहीं, मतलब देवर जी के जीवन संगिनी बनते ही इसने तो कलेश करना भी शुरू कर दिया। अपनी काली और मनहूस शक्ल से मेरे बेटे के जीवन में, हाँ, मेरे जीवन में भी अभी अंधेरा फैलाएगी। हाँ,
रूही और पुष्कर अब बाहर सड़कों पर चलने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से बारिश आने लगती है और उस बारिश में रूही के चेहरे और पूरे बदन पर लगा हुआ सारा काला रंग धुलकर चला जाता है और उसका असली चेहरा, उसका असली रूप पुष्कर के सामने आता है। रूही, आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, लेकिन क्यों? मुझे माफ कर दीजिए पुष्कर, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन हालातों के कारण मुझे ही करना पड़ा। रूही पुष्कर को सारा सच बताती है कि उसने ये नाटक क्यों किया और उस सच को जानने के बाद हैरान और गुस्सा होने की जगह पुष्कर रूही को सीने से लगाता है। कोई बात नहीं रूही, मैं हूं आपके लिए। थैंक यू पुष्कर, आपने सही मायनों में मेरे मन की सुंदरता से प्यार किया है, ना कि मेरी बाहरी सुंदरता से। मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला है। चलिए, अभी हमें ये जीवन का सफर साथ मिलकर तय करना है। पुष्कर और रूही वंदना के साथ रहने लगते हैं और रूही भी अपना बिजनेस फिर से शुरू करती है और पुष्कर भी फैक्ट्री में काम करके पैसे कमाता है और अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट ओपन करता है और दोनों अपने जीवन में खूब तरक्की करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।